नमस्कार दोस्तों, डागुड्स ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल चौधरी। दोस्तों, हम राजस्थान पॉलिटी के बारे में बात करेंगे और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वो हम राज्यपाल को देखेंगे। गवर्नर, राज्यपाल के बारे में हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करेंगे। राज्यपाल जो है एक ही बहुत अपने आप में मजबूत टॉपिक है। राज्यपाल, तो राज्यपाल को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए राज्यपाल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर। सबसे पहले मैं राज्यपाल के संदर्भ में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपबंध जो हैं, संवैधानिक उपबंध, राज्यपाल की संविधान में क्या स्थिति है, और साथ ही साथ हम राज्यपाल की जो शक्ति हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल की शक्तियां, और राज्यपाल की शक्तियां, प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि वो चाहे कार्यपालिका संबंधी हो, चाहे वो विधायी संबंधी हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, कार्यपालिका शक्ति, चाहे वो विधायी शक्ति हो, चाहे वो वित्तीय शक्ति हो, चाहे वो न्यायिक शक्ति हो। कार्यपालिका संबंधी, इसके साथ साथ विधायी संबंधी, और साथ ही साथ वित्तीय संबंधी, और इसके साथ साथ न्यायिक शक्तियां। और इसके साथ साथ मैं जो है चर्चा करना चाहूंगा कि राज्यपाल की केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में शक्तियां, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, और साथ ही साथ यहां पर हमें समझना होगा स्वयं विवेकाधिकार शक्तियां, सांविधिक शक्तियां, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था को हम पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहला और प्रमुख टॉपिक राज्यपाल होता है। राज्यपाल इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में, जैसे कि अगर हम कहें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। साथ ही साथ राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद संवैधानिक उपबंध और राज्यपाल की जो शक्ति हैं, जिस क्षेत्र से संबंधित राज्यपाल अपने पास अधिकार रखता है, शक्तियां रखता है, कार्य करने की जो क्षमता है, चाहे वो स्वयं विवेकाधिकार के रूप में, चाहे वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो सांविधिक दृष्टि से, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं, या अदरवाइज हम कहें कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। यानी कि केंद्र की भांति, आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का प्रयास किया गया है। जैसे हम केंद्र में देखते हैं कि केंद्र में जैसे हम संसद को पढ़ते हैं, उसी तर्ज पर हम राज्यों में, प्यारे विद्यार्थियों, विधानमंडल
को पढ़ते हैं। राज्य में कानून बनाने का काम विधानमंडल का है, तो उसी प्रकार केंद्र में पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम संसद का है। जिस प्रकार संसद का गठन तीनों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो उसी तर्ज पर केंद्रीय विधानमंडल का भी गठन जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना होगा। यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, गवर्नर से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। भले ही भारत में विधानमंडल दो प्रकार का हो, एक सदनीय विधानमंडल हो चाहे द्विसदनीय विधानमंडल हो, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में सिर्फ एक सदन होता है विधानसभा, वहां एक सदनीय विधानमंडल होता है। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, वहां द्विसदनीय विधानमंडल है। वर्तमान में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रपति को जिस कारण सम्मिलित किया गया है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसलिए राज्य में कोई भी कानून बनाना होता है तो पहले वो विधानसभा, विधान परिषद, या विधान परिषद नहीं है जहां सिर्फ एक सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा है, तो विधानसभा में पारित होकर उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि केंद्र की भांति राज्यों में भी पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र को या संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ दूसरी बात यह होती है प्यारे विद्यार्थियों कि जहां पर भी संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का प्रयास किया गया है, जहां पार्लियामेंट सिस्टम है, वहां की कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है। तो कार्यपालिका 2 भागों में बटी हुई है, तो राज्य के संदर्भ में जैसे केंद्र की कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है, उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों राज्य की कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी होती है। अब राज्य की कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो 2 भागों में किस प्रकार बटी होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। और यहां पर आपको इस संदर्भ में समझना होगा कि राज्य की जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है, इसका प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका होती है राज्य की, तो उसका प्रमुख जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री की तरह राज्य में मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो इस कारण हमें यह प्रतीत होना चाहिए कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो भी, जहां संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वहां की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव 2 भागों में बटी होती है। एक नाममात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आरएएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या विभिन्न जो आरपीएससी एग्जाम लेती है राजस्थान में, तो वहां राज्य की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए राज्य की कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा सिस्टम यह है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य की कार्यपालिका का यानी कि नाममात्र की कार्यपालिका जो होती है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल जो है राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। या हम कहें कि ये जो राज्यपाल जो है, गवर्नर का पद जो है, राज्यपाल गवर्नर का जो पद लिया गया है, ये कनाडा से प्रभावित है, कनाडा से। और कनाडा से राज्यपाल की दोहरी भूमिका का प्रावधान है।
यानी कि राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में काम करता है। दोहरी भूमिका का तात्पर्य यह होता है कि राज्यपाल एक तो फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ राज्यपाल के संदर्भ में यह भी क्लियर होना चाहिए कि राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसलिए आपको इस संदर्भ में समझना होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, आप समझने का प्रयास करना प्यारे विद्यार्थियों, कि जब हम राज्यपाल टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि भारत में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का प्रयास किया गया है। राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, और जहां संसदीय प्रणाली है वहां की कार्यपालिका दो भागों में बटी होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक। तो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। साथ ही साथ राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से प्रभावित है, वो भी राज्यपाल की दोहरी भूमिका, राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में काम करता है, और यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। दोहरी भूमिका, एक तो राज्य का यानी कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में काम करता है, वही दूसरी बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन नाम मात्र की। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब हम राज्यपाल टॉपिक को देखते हैं तो संविधान में राज्यपाल से संबंधित क्या उपबंध हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात यहां पर यह क्लियर होनी चाहिए कि राज्यपाल की शक्तियां, चाहे वो सामान्य शक्ति हो, चाहे वो औपचारिक शक्ति हो, चाहे वो कार्यपालिका, विधायी या वित्तीय, न्यायिक या केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में या स्वयं विवेकाधिकार के रूप में, क्योंकि राज्यपाल राज्य के एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसके पास स्वयं विवेकाधिकार शक्तियां भी है। तो मैं उन सभी मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन पहले हम संवैधानिक उपबंधों की तरफ बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो संवैधानिक उपबंधों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर राज्यपाल से संबंधित जो संविधान में आर्टिकल हैं, जो संवैधानिक उपबंध हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाजमी हो जाता है। संवैधानिक उपबंध यानी कि संविधान में राज्यपाल से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो चर्चा करना चाहूंगा वो चर्चा करना चाहूंगा आर्टिकल 152, 153, 154 के बारे में, 155 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, और साथ ही साथ फिर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 156 के बारे में, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, उन सभी आर्टिकल पर चर्चा करूंगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यपाल से संबंधित हमें आर्टिकल 153 को देखना होगा। सबसे पहले आर्टिकल 153 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप समझिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 152 जो है, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, और मूल परिभाषा जो है राज्य की वो आर्टिकल प्यारे विद्यार्थियों 12 में है। मूल परिभाषा जो है राज्य की वो अनुच्छेद 12 में थी।
अनुच्छेद 152 में अनुच्छेद 12 की तरह राज्य की परिभाषा है, लेकिन पहले इस राज्य पद के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जो है राज्य से यूटी हो गया है, और यूटी हो गया है तो प्यारे विद्यार्थियों अब शामिल है। लेकिन अब यहां पर आपको समझना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, राज्य नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का एक छोटा सा अलग संविधान था, वहां की विधानसभा का कार्यकाल अलग होता था। तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा में जम्मू एंड कश्मीर राज्य शामिल नहीं था, लेकिन अब आपको यह क्लियर रखना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, तो अलग प्रोसीजर हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का अनुच्छेद 152 के संदर्भ में। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको बता देता हूं, राज्यपाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हमें देखना चाहिए वो आर्टिकल 153 देखना चाहिए। और आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में कहा गया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस आर्टिकल में संशोधन हुआ, और वो संशोधन हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसके तहत क्या निर्धारित किया गया कि अब कोई जो राज्यपाल होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी कि एक राज्य में तो राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और यह प्रश्न पूछा गया, आरपीएससी ने पूछा पीएसआई के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, जो आरएएस जैसा सिलेबस है उसका, प्रीलिम्स जैसा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया प्यारे विद्यार्थियों कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का, यह क्लियर नहीं किया गया कि कितने राज्यों का अधिकतम, लेकिन इतना जरूर है कि एक राज्यपाल 1 या 1 से अधिक राज्य या 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को कार्यवाहक किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 153 अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 153। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 जो है ये राज्यपाल के संदर्भ में, या अपन कहें प्यारे विद्यार्थियों तो ये राज्यपाल से संबंधित ही है। और आर्टिकल 154 की बात करूं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होंगी। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में प्रश्न कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, तो आप आंख मीच के कह सकते हैं राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका भले ही 2 भागों में बटी हुई हो केंद्र की भांति, भले ही राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्य में, लेकिन आर्टिकल 154 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में। यह नहीं कहा गया कि नाम मात्र की चाहे वास्तविक, लेकिन इतना कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राज्य की राज्यपाल में निहित होंगी। अर्थात राज्यपाल भले ही कोई काम करे मंत्रिपरिषद की सलाह से,
लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 154। साथ ही साथ एक आर्टिकल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 155। और आर्टिकल 155 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि आर्टिकल 155 में प्रावधान है राज्यपाल की नियुक्ति का। राज्यपाल की नियुक्ति ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचित नहीं होता राज्यपाल। राज्यपाल कोई चुनाव नहीं जीतता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो भी राष्ट्रपति करता है। अब नियुक्ति राष्ट्रपति, केंद्र सरकार जो होती है उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करवाना चाहती है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति सीएम के परामर्श से, कई आयोग राज्यपाल से संबंधित समितियों का गठन किया गया जब राज्यपाल का पद विवादित रहता है, तो सीएम के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। लेकिन सीएम के परामर्श का उल्लंघन यहां पर होता रहता है क्योंकि केंद्र सरकार नाम सुझाती है, अधिकांशतः राष्ट्रपति सीएम से परामर्श नहीं करता है। तो ये बहुत मुद्दा का विषय है, करंट इश्यू का विषय रहता है ये। तो आर्टिकल 155। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 156 जो है ये पदावधि से संबंधित है। राज्यपाल की पदावधि, और राज्यपाल की पदावधि की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल अपन कहें तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। या अपन कहें सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः राज्यपाल अपने पद पर किसी राज्य में 5 वर्ष बना रहता है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन संविधान में जो बात कही गई है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि भैया राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति ये राज्यपाल को जब चाहे तब हटा सकता है। राज्यपाल को कभी भी स्थानांतरित कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। किसी अन्य राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, किसी अन्य राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल यानी किसी राज्य का पदभार सौंप सकता है। तो राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल आपको क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को स्थानांतरित कर सकता है। और राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष अपने पद पर रहता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को देता है। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अपना त्यागपत्र जो देता है राज्यपाल वो राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो आर्टिकल 156 के साथ साथ आर्टिकल 157 और इसमें राज्यपाल से संबंधित योग्यताएं हैं। राज्यपाल की योग्यताएं और राज्यपाल की योग्यताओं के संदर्भ में आपको मैं बता देता हूं 35 वर्ष आयु, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया। 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए
भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इतना क्लियर कर देता हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद न हो, यानी कि लाभ का पद न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये चाहे ये हम व्यवस्था जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी देखते हैं। किसके संदर्भ में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी हम इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं कि ये भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लेकिन 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। लाभ का पद से यह आशय हो जाता है कि वो केंद्र सरकार या किसी राज्य के किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे पद पर भी नहीं होना चाहिए कि वो पद राज्यपाल के पद से प्रभावित हो या उनको कोई लाभ हो राज्यपाल पद से, बल उस पद पर नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 157। इसके साथ साथ आर्टिकल 158 पर मैं चर्चा करूं। आर्टिकल 158 पर चर्चा हम कर लेते हैं। और आर्टिकल 158 पर हम चर्चा करें तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए राज्यपाल पद की शर्तें हैं। राज्यपाल पद की शर्तें। और राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में, राज्यपाल जो है संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है और राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा रहा है तो उसको त्याग पत्र देना होगा, तब ये नियुक्त होगा। इसके अलावा वेतन, भत्ते, आवास, सुविधाएं उचित तरीके से इनको प्राप्त होंगी। और रहना, खाना, मोबाइल, टेलीफोन, लाइट, पानी, सब इनको सुविधाएं प्राप्त होंगी। आवास दिया जाएगा। और राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है प्यारे विद्यार्थी, वो मैं आपको बता देता हूं, 3.5 लाख रुपए, 3.50 लाख रुपए राज्यपाल का वेतन। पहले 1,10,000 पूर्व में मिलता था, पूर्व में 1.10 लाख रुपीस, लेकिन वर्तमान में 3.5 लाख रुपए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब कोई राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल होता है तो वेतन का अनुपात जो निर्धारित करता है वो राष्ट्रपति करता है। वेतन का अनुपात निर्धारित राष्ट्रपति करता है। जब राज्यपाल दो राज्यों का है तो, जब राज्यपाल दो राज्यों का है तब ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग बात बताई है मैंने कि जब राज्यपाल कोई दो राज्यों का है तो उसको वेतन एक अनुपात में बांटा जाता है और उस काम को राष्ट्रपति करता है। वेतन भत्ते भी अगर बढ़ाए जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों संसद कानून के द्वारा बढ़ा देती है। तो 3.5 लाख रुपए वर्तमान में, पूर्व में 1,10 लाख, यानी 1.10 लाख, 1,10,000 रुपए। जब राज्यपाल कोई दो राज्यों का है तो उसके वेतन का यानी कि 2 डिवाइड किया जाता है और अनुपात में बांटा जाता है और राष्ट्रपति बांटता है। ये नहीं है कि उतना ही वेतन उस राज्य से उतना ही, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 158 में ये बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 160 की बात करूं मैं या आर्टिकल 159 की बात करूं, अनुच्छेद 159, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल की शपथ, और राज्यपाल की शपथ की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब
देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर इसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, अनुपस्थिति है चीफ जस्टिस की, तो वरिष्ठ न्यायाधीश हाईकोर्ट का। तो यह भी क्लियर आपको सोचना होगा। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, शपथ का उल्लेख, क्योंकि तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, लेकिन शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। यह अनुच्छेद 159 हो जाता है। अब अनुच्छेद 159 के बाद आप आर्टिकल 160 को देखोगे, अनुच्छेद 160 को, तो अनुच्छेद 160 भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुच्छेद 160 जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें प्रावधान है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन होता है, राज्य में जब राष्ट्रपति शासन होता है, तो राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं, विशेष शक्तियां होती हैं। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब इस संदर्भ में आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि राष्ट्रपति शासन राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगाया जाता है, जब संविधान का अतिक्रमण हो और उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट के माध्यम से ये क्लियर कर देता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, इसमें संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। अर्थात अगर मैं कहूं तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, तो राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल जो है एक तरीके से हीरो हो जाता है, हीरो, और मुख्यमंत्री जो होता है वो जीरो हो जाता है। मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की हम बात करें, क्योंकि इसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है मंत्री परिषद का, तो ये जीरो हो जाते हैं। ये समझना होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। आर्टिकल 160, आर्टिकल 161 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 161 के बारे में भी आपको क्लियर से समझना होगा। और आर्टिकल 161 में क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां हैं भैया। और ये क्षमादान शक्तियां यानी कि राज्यपाल राज्य सूची के विषय में दंडों को माफ कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची के विषय में किसी भी प्रकार के दंड को माफ कर सकता है, माफ या क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति तीनों सूचियों के विषय में दंड को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति सैनिक दंड को भी माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को, लेकिन राज्यपाल सैनिक दंड हो चाहे मृत्यु दंड हो, इन दंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल।
इस मामले में राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। तो क्षमादान शक्तियों के मामले में राज्यपाल राज्य सूची के विषय में किसी भी प्रकार के दंड को माफ या क्षमा कर सकता है, लेकिन सैनिक दंड और मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। आर्टिकल 161 में यह बात कही गई है। लेकिन आर्टिकल 162 को आप देखोगे, आर्टिकल 162 को, इसमें क्या प्रावधान है यह भी आपको समझना होगा। तो इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार संसद करेगी, न कि राज्य विधानमंडल न राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार संसद करेगी, न कि राज्य विधानमंडल और न ही राज्यपाल। तो इतना क्लियर होना चाहिए भैया। आर्टिकल 162 में ये बात कही गई। लेकिन आर्टिकल 163 को आप देखोगे तो यहां पर क्या बात कही गई है। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसके पास स्वयं विवेक की शक्ति है। तो राज्यपाल के पास स्वयं विवेक की शक्ति भी है। स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि राज्यपाल एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसके पास स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियां प्राप्त हैं। स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियां राज्यपाल के पास हैं, यानी कि राज्यपाल एकमात्र पदाधिकारी भैया राष्ट्रपति के पास भी नहीं है स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति। वैसे अगर हम कहें तो राष्ट्रपति के पास कुछ स्थिति में स्वयं विवेक की शक्तियां रहती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेक की शक्ति है। लेकिन राज्य में भी अगर हम बात करें तो राज्यपाल एकमात्र पदाधिकारी है जिसके पास स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति है। और स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियों को हम देखेंगे। राज्यपाल की जो शक्ति है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो स्वयं विवेकाधिकार शक्ति हो, चाहे वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल पर हमने जो चर्चा की, आर्टिकल 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी कि ये जो आर्टिकल हैं, ये जो संविधान में राज्यपाल के संदर्भ में जो उपबंध हैं, इनके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। और जब क्लियरिटी होगी तब जाकर आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य सा, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हमने राज्यपाल के संवैधानिक उपबंध या संविधान में जो राज्यपाल के बारे में बात कही गई उन पर क्लियर चर्चा की। लेकिन अब हम आगे राज्यपाल की जो शक्ति हैं, चाहे वो कार्यपालिका संबंधी हो, विधायी संबंधी हो, न्यायिक संबंधी हो, वित्तीय संबंधी क्यों हो न हो, या केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, या स्वयं विवेकाधिकार, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।